the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 7 July of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके आप जवाब दीजिए। ये हम क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं जिससे आपका करंट अफेयर भी कोई क्या कहते हैं अच्छा होता रहे, और जैसे हम ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए पूछते हैं जिससे आपको मार्किंग करने में दिक्कत ना हो, पेपर में किसी में आए कि कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन सी एजेंसी कब बनी, इसलिए करंट अफेयर पेपर देने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि एनजीटी कब फॉर्म की गई थी। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कब फॉर्म किया गया था, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये कमेंट सेक्शन बताएं। कि ऑप्शन है 2000 क्या कहते हैं 9, 2010, 2011, 2012 कब इस्टेब्लिश किया था एनजीटी को। दूसरा क्वेश्चन आता है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था। क्या कहते हैं 2005, 2006, 2007, 2008 कब इस्टेब्लिश किया गया था एनआईए को। तीसरा क्वेश्चन आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट पे सिचुएटेड है, आप ये कमेंट सेक्शन बताएं। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन बताएं। चलिए आज का एनालिसिस करते हैं, आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। पहला न्यूज़ आती है पीएलए पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट। पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज़ आर्मी है वो क्या कहते हैं गलवान वैली से वापस चली गई है। वो क्या कहते हैं इसमें वही बताया गया डिसएंगेजमेंट बिगेन्स आफ्टर डोवाल वैंगी फोन कॉल्स, टेंट स्ट्रक्चर डिसमेंटल एट पॉइंट्स ऑन एलएसी। कि जो अजीत डोवाल और वैंगी जो क्या कहते हैं चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों के बीच में बात हुई फ़ोन कॉल पे। फिर वहाँ से जो एलएसी पे गलवान वैली पे जो टेंट्स लगे थे चाइनीज़ आर्मी के, टेंट्स जो स्ट्रक्चर जो बन गए थे वो सब हटा लिए गए, इसमें वही बात की गई है। ये अच्छी न्यूज़ है इंडियन हमारे लिए, और अच्छा भी है कि चाइनीज़ आर्मी पीछे चली गई है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। 1.4 लाख फैमिली रीच मनरेगा एनुअल वर्क लिमिट। कि जो इसमें वही बताया गया कि जो मनरेगा की वर्क लिमिट थी, 100 दिन की जो वर्क लिमिट होती है मनरेगा में, वो लगभग 1.5 लाख फैमिलीज़ ने रीच कर ली है एनुअल वर्क लिमिट। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया एटलीस्ट 1.4 लाख पुअर rural households have already completed their quota of 100 days of work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in the first 3 months of the year and will not be eligible for the further benefit under the scheme of the rest of the year. Another 7 lakh households have completed it on the verge of running out of work as well. इसमें वही बात की गई जो 1.4 लाख है लोग हैं, उन्होंने एनुअल लिमिट कंप्लीट कर ली है और उनको और बेनिफिट नहीं मिल पाएगा मनरेगा से, उनको और वर्क नहीं मिल पाएगा। उन्होंने ये 3 महीने में इस क्या कहते हैं 100 डेज़ वर्क लिमिट कंप्लीट कर लिया 1.4 लाख लोगों ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी 7 लाख लोगों ने 80 डे का वर्क कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए भी ज़्यादा दिन का वर्क नहीं बचा है, उसके बाद उनका भी क्या कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, वो भी काम के बिना हो जाएंगे, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया द मनरेगा स्कीम कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स और अदर नेचुरल डिजास्टर टू रिक्वेस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ द स्कीम टू अलाउ फॉर 150 डेज ऑफ वर्क पर हाउस होल्ड। कि कहते हैं इसमें कहा गया कि मनरेगा में स्कीम में एक और भी प्रोविज़न होता है कि अगर कोई वो क्या कहते हैं सूखा पड़ जाए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो उसके समय इस मनरेगा स्कीम को 150 दिन के लिए कर दिया जाता है, 100 से 150 किया जाता है, 50 दिन और बढ़ा दिए जाते हैं। इसमें वही बात की गई है। लास्ट में ये बताया गया कि 23 लाख हाउस होल्ड हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 60 डेज ऑफ वर्क। कि लगभग 23 लाख लोगों ने 60 डेज ऑफ वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। 23 लाख लोग, तो धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे, इसलिए इसे 150 डेज कर देना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए देख लेते हैं मनरेगा को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोशाना 247, या डिस्क्रिप्शन पर दो ही लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनरेगा है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था। वो पास किया गया 7 सितंबर 2005 को टू ऑगमेंट एम्प्लॉय जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और सोशल सिक्योरिटी हो इंडिया में, इसलिए इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट द वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। ये हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, बस उन्हीं लोगों को छोड़ता है जहाँ पे, उन सिटीज़ को छोड़ता है जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन होती है। क्या कहते हैं हमने अभी देखा जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मार्च में क्या कहते हैं लोगों को क्या कहते हैं बढ़ाया गया, और क्या कहते हैं 2000 ईच ऑन एवरेज सबको पैसा दिया गया,
और क्या कहते हैं लोगों का रेट, वो क्या कहते हैं पैसे दिए गए ज़्यादा, 182 से 202 रुपये दिए गए, ऐसे बढ़ाया गया, 20 रुपये बढ़े, ऐसा हमने देखा। इसमें वही बात की गई। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने एक स्कीम लाई थी, क्या कहते हैं इसी के लिए, अ पायलट स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इसी एक स्कीम लाई थी कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। उसका गोल था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द एग्रीकल्चर लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन। लीन सीजन के जब जब उनके पास वक्त नहीं होता है, वक्त वो सम क्या कहते हैं, हाँ समय होता है, सीजनल सीजन में वर्क, जो सीजनल वर्क होते हैं उनको जब क्या कहते हैं उनका सीज़न नहीं रहता, तो उस वक्त वो क्या करें, इसलिए ये लाया गया था। इसलिए भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और फूड सिक्योरिटी को भी एनहेंस करने के लिए बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 100 दिन के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल अनस्किल्ड लेबर को। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाता है। ये डिक्रीज़ करता है माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ये जो लोग माइग्रेट करते हैं एक सिटी से दूसरे, उसे ये डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। दूसरी न्यूज़ आती है, कोविड-19 टेस्ट क्रॉसेस 1 करोड़। ऐसा ICMR का कहना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि कोविड-19 टेस्ट इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, ऐसा ICMR का कहना है। चलिए ICMR देख लेते हैं। ICMR ये एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च देखती है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है। इसमें फंड आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसमें फंड आता है। ICMR के अंदर 26 नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं जो हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिसीजेस, एड्स, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इन सब वर्क करते हैं। इन सब के लिए दवा बनाते हैं, जो डिसीजेज होती है उनके लिए रिसर्च करते हैं कि उनके और कौन सी ड्रग हेल्पफुल हो सकती है उस डिजीज़ के लिए। तो इन सब पे ये 26 नेशनल इंस्टीट्यूट वर्क करते हैं। इसमें 6 रीजनल इंस्टीट्यूट भी आते हैं जो क्या कहते हैं रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसके लिए भी अपना वर्क करते हैं पूरा। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये पूरे नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ को देखते हैं। जितना भी दिक्कत, जो नेशनल डिज़ास्टर इस वक्त जैसे चल रहा है कोरोना वायरस के कारण तो दिक्कतें हो रही है, उसके लिए ये लोग ड्रग बना रहे हैं। तो वैसे ही जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर जो डिसीज़ के कारण होते हैं वो सब में ये लोग वर्क करते हैं उन डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए। इसमें वही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स बाय सितंबर एंड, ऐसा UGC का कहना है। UGC ने कैंसिल नहीं किया है फाइनल ईयर एग्ज़ाम को। 7 स्टेट्स को जैसे हमने देखा कि उन्होंने अपने यहाँ के कहते हैं सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं कि क्या कहते हैं उनके यहाँ एग्ज़ाम्स नहीं होंगे फाइनल एग्ज़ाम्स। उनको भी प्रमोट कर दिया जाए, उनको भी कहते हैं ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट कि उनके क्या कहते हैं पिछले जो उनके नंबर होंगे या उनके इंटरनल नंबर को मिला के उनको नंबर दिए जाएंगे, ऐसे इसमें बात की गई। लेकिन UGC ने ऐसा कहा है कि सितंबर एंड तक फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा प्रोबेबली कहा जा रहा है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है UGC रिपोर्ट। UGC जो है, UGC एक स्टैचुरी बॉडी है जो 1956 में बनाई गई थी। 1946 में UGC जब बनी थी तो उस वक्त इसके अंदर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती थी जो बनारस, दिल्ली और अलीगढ़ है। इसके अंदर ये 3 यूनिवर्सिटी आती थी। फिर 1947 में जो उस वक्त की यूनिवर्सिटी जितनी भी थी सब उसके अंडर वर्क करने लगी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या कहते हैं राधा कृष्णन की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमीशन बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनाइटेड किंगडम का था, UK का था। तो उसकी तरह यहाँ का भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाना था, तो उसी के तर्ज पे इसे बनाया गया UGC को। इसलिए कहा जाता है कि UGC फिर से इस्टेब्लिश की गई नवंबर 1956 को। एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद ये एक स्टैचुरी बॉडी बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके फंक्शन होते हैं, इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इंडिया। हर यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है उसको एक रिकॉग्निशन देना, हर क्या कहते हैं पैसे दे, फंड्स प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जितने भी इंडिया में, क्या कहते हैं स्कॉलरशिप देना जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको, और देखना कि जितने भी उसके गाइड्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा कि नहीं, ये भी ये चेक करती है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ आती है, CM लॉन्चेस महा जॉब पोर्टल्स फॉर अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ। कि जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक महा जॉब पोर्टल चालू किया है जिससे जो अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ है उनसे उनको जॉब मिल सके। और जो बीच में मीडिएटर रहते हैं, जो दिक्कतें आती हैं जो यूथ को जॉब लेने में,
इसमें वो दिक्कतों को ख़त्म करने की बात की गई। इसमें कहा गया कि लगभग 950 ट्रेड्स जो होंगे इस जो को जॉब प्रोवाइड किया जाएगी 17 सेक्टर के 950 ट्रेड्स को इसमें जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। और कंपनियां जो लोकल कंपनियां भी वो भी उसमें रजिस्टर करा सकती हैं। एम्प्लॉयम जैसे उनको जॉब्स देने हैं तो वहाँ भी रजिस्टर करा सकते हैं जॉब्स देने के लिए। ऐसे इसमें बात की गई। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय गैंगस्टर पॉइंट्स टू कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। गैंगस्टर ऑफ कानपुर, जैसे हमने देखा कि जो विकास दुबे क्या कहते हैं कानपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसमें विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा। ये काफ़ी दर्दनाक खबर है और काफ़ी दुख वाली भी खबर है। इस इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई। इसमें वही कहा गया द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन बाय क्रिमिनल गैंग इन कानपुर उत्तर प्रदेश on Friday bears the violent signature of dysfunctional society and an alarming emancipation of governments in India's most populous state। कि जो क्या कहते हैं ये इंसिडेंट हुआ 8 पुलिस वाले मर गए, ये काफ़ी क्या कहते हैं दुख वाली खबर भी है। और कहते हैं क्वेश्चन भी अराइज करती कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसी कैसी सोसाइटी हो गई हमारी कि ऐसा कहते हैं कंडीशन हो गई कि कोई गैंगस्टर पुलिस वालों को मारने लगे। इसमें ये भी क्वेश्चन एक अराइज होता है। इसमें यह भी कहा गया द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजिक सेटबैक बाय बुलडोजिंग द गैंग्स लीडर्स हाउस। और क्या कहते हैं इसमें वही कहा गया कि एडमिनिस्टर ने फिर उस तरह एक्शन लिया कि उस गैंग के जो लीडर था विकास दुबे उसके घर को डिमोलिश किया गया, उसके वहाँ पे जो जितनी भी कार खड़ी थी उनको तोड़ा गया और उसके प्रेमाइसिस जितना भी वो उसका घर था उसको तोड़ा गया। इसमें वही बात की गई। इसमें यह भी कहा गया द वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स एंड क्राइम द गैंगस्टर विकास दुबे एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स क्राइम एंड पोलिसिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कि जो हमने देखा है जैसे इस वक्त गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स और जो क्राइम इस वक्त है, ये विकास दुबे जैसे लोग ही इस पॉलिटिक्स और क्राइम और पुलिसिंग के हर अलग पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड हैं। इस तरह के लोग हर जगह हैं। इसमें बात की गई। इसमें वही बात की गई कि द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि ये जो रूल ऑफ लॉ है इस वक्त उसे ये कोलैप्स करता है कि कोई किसी मान नहीं सकता। इसमें तो एक गैंगस्टर ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, ये पूरी तरह से एक रूल ऑफ लॉ को कोलैप्स करता है, पूरी तरह से वॉयलेट करता है। इसमें यह भी कहा गया द क्वालिटी ऑफ पॉलिसिंग देयरफॉर हैज़ एन आउटसाइड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। कि जो इसमें ये पूरी तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह पुलिसिंग के क्वालिटी पे डिपेंड हो गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा है पुअर ट्रेनिंग हो सकता है एक फैक्टर, की एलिनेटिंग डिह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन के कारण, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिशियन इन पावर ऑफन यूज़ द पुलिस द सेम वे पॉलिटिशियन यूट ऑफ पावर यूज़ गैंगस्टर। इसमें वही बात की गई जैसे पॉलिटिशियन जब पावर में होते हैं तो पुलिस को यूज़ करते हैं, उसी तरह जो पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर होते हैं वो इस तरह के गैंगस्टर को यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहते हैं ऐसा कहा जा रहा, लोग न्यूज़ में भी बताया जाता कि जो पुलिस वाले गए थे वो इतने क्या कहते हैं उतनी तैयारी से नहीं गए थे, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, क्या कहते हैं उनके पास सबके पास गन भी नहीं थी, ऐसी भी बात हो रही थी न्यूज़ में। तो इसमें वही कहा गया कि लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण भी हो सकता है और करप्शन जो होता है उसके कारण भी, और जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो भी डिह्यूमनाइजिंग होता है। तो इसमें वही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया है कि स्टेट ने लगभग 5178 इनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें से 103 सस्पेक्ट्स मरे हैं और लगभग 17,745 सरेंडर हुए हैं इन अ लिटिल ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। लगभग 2 साल में इतना हुआ है, लगभग 17,745 लोग सरेंडर किए हैं 5,178 इनकाउंटर्स में 2 साल में। इसमें वही बात की गई। लास्ट में ये कंक्लूड किया गया यूपी पुलिस टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म, क्लीनाइज इट्स रैंक ऑन द करप्ट एंड द इनएफिशिएंट एंड लिबरेट द स्टेट फ्रॉम द फियर ऑफ गैंगस्टर। कि यूपी पुलिस को अब प्रोफेशनलिज्म दिखाना होगा और जो रैंक करप्ट है उनकी उसे देखना होगा, उसे चेंज करना होगा। और क्या कहते हैं स्टेट, पूरी स्टेट को क्या कहते हैं ये जो इस तरह के गैंगस्टर उनसे इनके फियर से इनके उससे बचाना होगा। और क्या कहते हैं इस तरह के गैंगस्टर को पकड़ना होगा या जो क्या कहते हैं जेल में डालना होगा इन लोगों को। वही बात की गई इसमें अगला एडिटोरियल आता है व्हाट अबाउट WHO। WHO seems to be a bit at the mercy of powerful nation while obtaining relevant information। इसमें वही बात की गई है जैसे हमने देखा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है, तो उन्होंने अपना
पॉलिटिक्स खेलने के लिए या कह दीजिए अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि हम नहीं गलत हैं, इतने लोग मर रहे हैं जैसे हमने देखा कि यूएसए, तो उन्होंने पूरा कह दिया कि चाइना की पूरी गलती थी, पूरी उन्होंने छुपाया है चाइना ने, इसलिए ऐसा हुआ। और उन्होंने ये तक कह दिया कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो पूरा चाइना सेंट्रिक हो चुका है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा W हैज़ नॉट बीन फुली ट्रांसमिट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द आउटब्रेक इन वुहान, कि उन्होंने ये भी कहा कि जब आउटब्रेक हुआ वुहान में से कोरोना वायरस का, तो उस वक्त WHO ने फुली ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो इसलिए इतनी दिक्कतें हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमने देखा है कि वायरल निमोनिया हुआ ऑफ अननोन कॉज, कि जनवरी 3 में ऐसा फाइंड हुआ कि चाइना ने कंफर्म किया था WHO को कि एक वायरल निमोनिया है, पता नहीं किस कारण हुआ है, तो जनवरी 3 को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन दिसंबर 31 तक कोरोना वायरस वहाँ पर आइडेंटिफाई कर चुके थे वहाँ पे लोग चाइना में, लेकिन उन्होंने जनवरी 3 तक WHO को सिर्फ ये बताया कि एक निमोनिया है। फिर क्या कहते हैं, हमने देखा कि एटलीस्ट ऑन 3 ओकेजन इंक्लूडिंग ऑन जनवरी 30 व्हेन द हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनल कंसर्न वाज डिक्लेयर्ड, कि वहाँ पे क्या कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई इंटरनेशनल कंसर्न के लिए, लेकिन 30 जनवरी तक इसे डिक्लेयर किया गया, जब तक वो फैल चुका था काफ़ी हद तक। द वर्ल्ड न्यू ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन चाइना ओनली ऑन जनवरी 20 एंड द ग्लोबल बॉडी वॉज ओपन केप्ट इन द डार्क, कि 20 जनवरी तक लोगों को पता चल गया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें होता है, और लेकिन ग्लोबल बॉडी WHO जो ऐसी बॉडी को डार्क में रखा गया, कुछ नहीं बताया गया, ऐसे इसमें बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया द करेंट पैंडेमिक कंटिन्यूज टू इन्फेक्ट मिलियंस, किलिंग मोर देन 5,30,000 एंड डिस्ट्रॉइंग लाइवलीहुड्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि जैसे हमने देखा ये पैंडेमिक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और कहते हैं लोग मर रहे हैं इससे, मिलियंस लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और लगभग 5.5 लाख लोग मर चुके हैं। इसमें वही बात की गई कि काफ़ी ज़्यादा लिवलीहुड्स को डैमेज हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी डैमेज किया है इस पैंडेमिक ने। अगला एडिटोरियल आता है इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एज एग्जाम्पल्स शो नेशन स्टेट इज दैट विच इज़ बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। इसमें पूरी तरह वही बात की है, जैसे हमने देखा कि अभी जुलाई 3 को PM मोदी हमारे ले गए थे वहाँ पे, लोगों को बताया और देखा कि क्या कहते हैं लॉस्ट नो टाइम इन रिजेक्टिंग द एलिगेशन एज अ प्रूफ ऑफ चाइनीज़ नॉन एक्सपेंशनिज्म, कि उन्होंने कहा कि अब हमें एक्सपेंशनिज्म नहीं करना है, अब हमें क्या कहते हैं अपना विस्तारवाद देखना है, क्या कहते हैं अपना विस्तार करना है, तो ऐसा उन्होंने बात की गई। इसमें वही बात की गई कि कहते हैं जब उन्होंने ऐसी स्पीच दी, एक वेल थॉट स्पीच दी, पूरी तरह से सोच समझ के स्पीच दी, तो उन्होंने ये अभी के इंसिडेंट को देख के किया जो अभी ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, या पहले से वो उसे एग्जामिन कर रहे थे और सोच रहे थे कि सही समय आने पर उसे इस तरह की स्पीच देनी होगी पूरी तरह से इंडिया को चेंज करने के लिए, इंडिया के कहते हैं कंडीशन को चेंज करने के लिए। इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि डिड ही अराइज चाइनाज एक्सपेंडिचर ओनली आफ्टर हैज़ हैपेंड इन ईस्टर्न लद्दाख इन रिसेंट वीक्स, कि जो चाइना इस तरह की स्पीच इसलिए दी गई कि जैसा अभी हुआ इंसिडेंट लोग मरे, तो इसलिए इसके बाद दी गई कि पहले से ये सोच रहे थे ऐसा देने की। इसमें ये भी कहा आई थिंक ऑफ अ टाइम डाउन द रोड इन फ्यूचर व्हेन वी माइट हैव नॉर्मल पीसफुल रिलेशन विद चाइना, कि जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ एक पीसफुल रिलेशन हो सकता है, लेकिन चाइना के साथ कभी नहीं, क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, वो एक्सपेंशन करेगा और वो हम लोगों की भी स्टेट टेरिटरी कब्जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने पीसफुल रिलेशन सिर्फ पाकिस्तान के साथ कहा और कहा कि वो चाइना के साथ पीसफुल रिलेशन कभी नहीं हो सकता। उस वक्त तो यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे, उन्होंने कहा था कि पहले कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि ट्रस्ट करो लेकिन पहले पूरी तरह से वेरीफाई कर लो। और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कहा था वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट, कि वेरीफाई करो लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह से कभी ना करो। फिर इसमें यह भी कहा गया जवाहरलाल नेहरू ऑन द अदर हैंड हैड कन्विंस हिमसेल्फ दैट चाइना विल नॉट अटैक इंडिया, कि क्या कहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे जो उन्होंने कहा था कि चाइना कभी इंडिया पर अटैक नहीं करेगा। फिर लेकिन जब सीज़ फायर हुआ 1949 में सीज़ फायर, इट वॉज नॉट कॉज ही वॉज पैसिफाइड बाय नेचर और दैट ही ट्रस्टेड यूनाइटेड नेशन ऑन इन कंट्री टू लेबल पाकिस्तान एज एग्रेसर एंड परसुएड इट टू वैकेट द एग्रेशन, कि उस वक्त भी सीज़ फायर हुआ जब 1949 में, उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि
अभी भी कंडीशन सही हो सकती है, यूनाइटेड नेशन देख सकता है और इस कंडीशन को रिजॉल्व कर सकता है। He was also clear in his mind that India's interests lay with the West. India needed technology and the system which he was convinced could be obtained only from America. कि वो अपने माइंड में पूरी तरह से क्लियर थे और जानते थे कि इंडिया का अगर इंटरेस्ट बढ़ाना है, इंडिया की कहते हैं क्वालिटी बढ़ानी है टेक्नोलॉजी में और भी चीज़ों में, तो उसे अच्छे रिलेशन अमेरिका से करने होंगे, तभी उसे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें ये भी बताया गया जब मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी जब थी क्या कहते प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पाकिस्तान के 90,000 प्रिजनर जो वॉर के थे, तो उनको उनकी कंट्री वापस भेज दिया गया था। और उन्होंने ना उस वक्त कोई मेंशन किया क्विड प्रो क्वो का, कि जो पाकिस्तान जो जगह ले रखा है कि उसे वो वापस ले ले इंडिया में, तो ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं डाली और उनके सोल्जर्स को वापस भेज दिया गया था। तो उस वक्त वो कंडीशन मांग सकते कि जो जैसे जो जम्मू कश्मीर की एरिया वो ले रखें तो उसे वो वापस ले लें, इसमें ये भी बात की गई है। इसमें मिस्टर मोदी का लास्ट में कंक्लूड किया गया है कि मिस्टर मोदी इन द कंडक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी surely does not allow any extraneous condition to influence his thinking and is basing his approach by what he pursues by furthering or national interests. History will pronounce his analysis in due course. कि मिस्टर मोदी आप क्या जब देखते हैं इस तरह की कंडीशन तो उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है, कि नेशन का इंटरेस्ट है और नेशन के लोगों के लिए फ़ायदा है, वहाँ पे उन्हें ये काम करना चाहिए अपने देश के लिए। फिर आता है रोलिंग बैक द इंड्यूस लिवलीहुड शॉक। स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स कैन रिवर्स द लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्नोबॉलिंग इनटू क्रॉनिक पॉवर्टी। कि जैसे हमने देखा जो पॉवर्टी में लोग थे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग चले गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों के पास जॉब नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया कि जैसे हमने देखा कि कई रिपोर्ट्स में और सर्वेस में बताया गया है कि जो इंडियाज़ के लेस प्रिविलेज्ड वर्क फोर्स थे जो लॉकडाउन के समय उनकी इनकम कम हुई है और कुछ की तो लिवलीहुड बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। इसमें ये भी कहा गया इंडियाज़ पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंटेंशन फॉर लॉन्ग ऑफ इट्स अनरियलिस्टिक लो थ्रेशोल्ड लीडिंग टू कंजर्वेटिव पॉवर्टी नंबर्स। कि जैसे हमने देखा है कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन को देखा है जैसे हमने, तो उससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा पॉवर्टी में लोग चले गए हैं और इस लॉकडाउन के कारण तो और भी लोग पॉवर्टी डाउन लाइन के नीचे चले गए हैं। ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है कि लोग जो पॉवर्टी में थे उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी उनको हो गई है। इसमें भी कहा गया है लगभग 2020 में लगभग 40 करोड़ जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, 40 करोड़ लोग। और इसमें कहा गया अराउंड 12 करोड़ ऑफ दिस लॉकडाउन इंड्यूस न्यूली पुअर आर इन अर्बन एरियाज एंड अदर 28 करोड़ इन रूरल एरियाज। जिसमें से 12 करोड़ लोग हैं वो जो नए पॉवर्टी लाइन के नीचे गए, जो अर्बन एरिया में थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे 12 करोड़ लोग चले गए और जो 28 करोड़ लोग बाकी हैं वो लोग रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन के नीचे गए हैं। इसमें वही बात की गई। इसमें यह भी बात की गई है जैसे हमने देखा कि 62 करोड़ लोग जो 47% हैं वो पीपल पुश टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो लोग 62 करोड़ लोग लगभग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, पॉवर्टी से और ज़्यादा दर्दनाक एक्सट्रीम पॉवर्टी में। इसमें भी बात की गई कि इसका सॉल्यूशन के लिए कि जैसे हमने देखा मनरेगा का उनका वेजेस इंक्रीज़ किए गए हैं, 182 से 202 रुपये कर दिए गए, तो उसमें वही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन वाइडली टॉक अबाउट बट नीड्स बेटर इक्विटी फोकस इन इम्प्लीमेंटेशन। की हमने देखा है जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसे यूनिवर्सलाइज किया गया, लेकिन उसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अच्छे से वर्क करना होगा और देखना होगा कि हर किसी को उसके द्वारा मिल रहा है कि नहीं, उसके द्वारा उसे फूड प्रोवाइड हो पा रहा है कि नहीं, ग्रेन्स प्रोवाइड हो पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा और चेक्स एंड बैलेंस करके हम इसे और तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी कहा गया है जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेड थ्रू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुड बी इंट्रोड्यूस टू गारंटी 20 डेज ऑफ वर्क। कि एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जनरेट किया जा रहा है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन के बाद 20 दिन के लिए वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का वर्क जैसे क्या कहते हैं जो स्लम डेवलपमेंट में है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, पार्क्स एंड कॉमन एरियाज, अर्बन फॉरेस्ट्रेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, इन सब वर्क के लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा जो वर्कर्स हैं।
लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया, इफ़ वी डू नॉट अल्टर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड reorient development program, the implications could be severe with increasing hunger related deaths and destination leading to social unrest and crime. कि हम इकोनॉमिक को अगर प्रोग्रेस नहीं कर पाए या इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और जो लोग गरीब हैं उनको अच्छे से जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाए, उनको उनकी भूख नहीं मिटा पाए, तो और लोग मरेंगे और क्या कहते हैं भूख के मारे मरेंगे, जो काफ़ी दर्दनाक होगा और क्या कहते हैं एक तरह का सोशल अनरेस्ट होगा और एक तरह का क्राइम होगा। ऐसे इसमें लास्ट में कंक्लूड किया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दविंदर यूज बाय पाकिस्तान एज कॉन्ड्यूट, ऐसे एनआईए का कहना है कि एजेंसी फाइल चार्जशीट अगेंस्ट एक्स पुलिस ऑफिसर 5 अदर्स से ही वॉज इन टच विद पाकिस्तान मिशन। कि ऐसा कहा जा रहा है कि एजेंसी ने एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या कहते हैं कि एक्स पुलिस ऑफिसर जो है दविंदर सिंह उनके ऊपर क्या कहते हैं चार्जशीट फाइल किया और 5 और लोगों पर कि वो पाकिस्तान मिशन के साथ कांटेक्ट में थे और एक कॉन्डेट के रूप में वर्क करें, एक खुफिया क्या कहते हैं जो खबरी टाइप के लोगों की तरह ये वर्क करें, ऐसे उनके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई है। इस पर इम्पोर्टेंट एजेंसी आते हैं एनआईए। चलिए एनआईए को देख लेते हैं हम लोग। एनआईए बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान से बनाया गया था। एक सेंट्रल एजेंसी है जो देखती है सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देखती है। ये वर्क करती है अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के वर्क, कोई अगर कंडीशन हो, कोई दिक्कतें हो रही हों तो उसके वर्क के लिए वर्क करती है। ये क्या कहते हैं एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी भी है, एक टेररिज्म को भी कम करने के लिए दिक्कत वो काम करती है। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो टू कम्बैट टेरर इन इंडिया, कि टेरर को ख़त्म करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में इसके हेड क्वार्टर भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं। इसका हेड क्वार्टर लेकिन दिल्ली में। कई बार टेररिज्म इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लिंकेज के कारण भी हुए हैं, तो उस तरह के वर्क करने पे इसे ये वर्क करती है। हमने जैसे देखा कि मुंबई टेरर अटैक हुआ 2008 में, उसके बाद इस एजेंसी को बनाया गया था। एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 और पास बाय पार्लियामेंट अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2008। ये जो ओरिजिनल एक्ट था 2008 को, उसको अमेंडमेंट करने के लिए 2019 में से बनाया गया, फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी ऑफ बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, इन सबको इसमें जोड़ा गया। इसमें यह भी जोड़ा गया ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इसको भी इसमें जोड़ा गया। ये एक स्पेशल कोर्ट इसमें भी होती है जो वर्क करती है इन पर डिसीजन देने के लिए। जो एनआईए से रिलेटेड जो एनआईए डिसीजन देती है उस पर एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, उसके ऊपर ये वर्क करती है। ये ज्यूरिडिक्शन क्या होता है स्पेशल कोर्ट का? द स्पेशल कोर्ट्स हैव ऑल पावर्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके अंदर सारे पावर्स होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर आते हैं। Where any question arises as to the jurisdiction of any special court, it shall be referred to the central government, whose decision in the matter shall be final। कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है इनके जुरिडिक्शन पे, स्पेशल कोर्ट के जुरिडिक्शन पे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन हो जाता है कि वो उसका डिसीजन ही फाइनल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।